Hello everyone, welcome to online platform of Abhinav Science Academy. Today we are going to start a new chapter that is ecosystem. ओके अब अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम की तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम को किसने जो है इकोसिस्टम ये टर्म किसने दिया था। अगर हम बात करेंगे साइंटिस्ट की तो इकोसिस्टम ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे दैट इज टैंसले। तो टैंसले ने जो है इकोसिस्टम ये टर्म को डिनोट किया था। अब अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम की तो इकोसिस्टम है क्या, जैसे कि हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास जो है मेजर 4 लेवल्स है, जिसमें सबसे पहला लेवल आता है ऑर्गेनिज्म लेवल। अब ये ऑर्गेनिज्म लेवल कैसे फॉर्म होता है, हमको पता है बहुत सारे सेल्स है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी बनी ही किससे, सेल से बनी है। अब यही सेल्स आगे जाके सेल्स से ही क्या आगे जाके फॉर्म हो रहा है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। यही टिश्यूज़ आगे जाके फॉर्म करेंगे ऑर्गन, और ऑर्गन से ही बनेगा ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके फॉर्म करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, एक पॉपुलेशन बनेगा, और अलग अलग पॉपुलेशन से मिलके बनती है एक कम्युनिटी। जैसे कि मैं बात करूँगी, कभी कभी हम लोग कंसिडर करें कि जो हमारा घर है वो भी एक कम्युनिटी है, जैसे कि उसमें अलग अलग पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, जैसे कि डॉग है, कैट है, ह्यूमंस है, हैन है, चिकन है, तो ऐसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो है वहाँ पे देखने मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। अब नेक्स्ट बात आती है तुम्हारी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सिर्फ तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हो, इकोसिस्टम में तुम क्या बोल रहे हो, इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे जो है इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, जैसे कि मैं अगर बात करूँगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर वो नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसी को ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में सबसे पहली बार हमने अबायोटिक कंपोनेंट्स को ऐड किया। अभी तक सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जा रही थी, बट अब सबसे पहली बार हमने अबायोटिक कंपोनेंट्स को ऐड किया है। तो इकोसिस्टम है क्या, जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके अलावा वो अपने अबायोटिक एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, प्लांट्स है ना, प्लांट्स जो है सनलाइट से कैसे टाइप का इंटरेक्शन शो करते हैं। ओके, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट सनलाइट से कैसे टाइप का इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, उसी को ही हम कंसिडर करते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन इज नोन एज इकोसिस्टम। ओके, अब इकोसिस्टम ये वर्ड देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, दैट इज टैंसले। ये अगेन एक PYQ क्वेश्चन है CET पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करेंगे तो तुम्हारे पास मेजरली 2 टाइप के इकोसिस्टम देखने मिलते हैं। नेचुरली अगर तुम बात करोगे तो मेजरली तुम्हारे पास 2 टाइप के इकोसिस्टम देखने मिलेंगे। एक जो लैंड पे रह रहे उस इकोसिस्टम को बोला जाएगा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, और जो पानी में रह रहे उस इकोसिस्टम को बोला जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो अगर नेचुरल इकोसिस्टम की मैं बात करूँ तो नेचुरल में तुम्हारे को 2 टाइप्स देखने मिलेंगे, टेरेस्टेरियल एज वेल एज एक्वाटिक। टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में एग्जाम्पल आएगा डेजर्ट। जैसे कि डेजर्ट जो है एक टाइप का इकोसिस्टम है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखने मिलेंगे और नॉन लिविंग पार्ट भी देखने मिलेगा। ओके, वहाँ पे वो जो है लिविंग नॉन लिविंग से कैसे ना कैसे इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो डेजर्ट एक इकोसिस्टम आएगा टेरेस्टेरियल में। फिर उसके अलावा फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड आएगा। नेक्स्ट, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आएगा पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स, रिवर्स, इशूरीज, ओशंस, ये सब क्या है बताओ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ओके, उसके अलावा एक आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल दैट इज जो खुद हम बना रहे हैं। ओके, दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम में एग्जांपल आएगा क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। ओके, तो मेजरली जो है नेचुरल में 2 टाइप के इकोसिस्टम देखने मिल रहे हैं, टेरेस्टेरियल एज वेल एज एक्वाटिक, और दूसरा तुम्हारे को एक आर्टिफिशियल में देखने मिलेगा दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। अगर हम नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे देखने मिलेगी, जो कि है नेचुरल इकोसिस्टम में। ऑब्वियस है, मैन मेड जो है हम खुद फॉर्म करें, जैसे कि एक्वेरियम हमने खुद बनाया तो उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं रहेगा। या फिर हमने क्रॉप फील्ड, राइस का हमने खेती किया है, तो ऑब्वियसली हमने खुद एक ही स्पीशीज़ वहाँ पे देखने मिल रही है। तो हेंस हम बोल रहे हैं कि
टेरेस्ट्रियल और नेचुरल और मैनमेड में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी? नेचुरल इकोसिस्टम में देखने मिलेगी। बट अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा तुमको देखने मिलेगी मैनमेड इकोसिस्टम में एज कंपेयर टू नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड दिया हुआ है कि जो कंप्लीट बायोस्फीयर है इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, है ना। इस पूरे बायोस्फीयर को तुम देखोगे तो ये भी एक कंप्लीट इकोसिस्टम है और उसको क्या कंसिडर किया गया है? एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में तुम्हारे को बायोटिक कंपोनेंट्स भी देखने मिलेंगे और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी देखने मिलेंगे जो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूंगी इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के जो है मेजरली कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। जैसे पहला एस्पेक्ट है स्ट्रैटिफिकेशन, उसके अलावा एक एस्पेक्ट आता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। पहला अगर एस्पेक्ट मैं बात करूंगी तो पहला है दैट इज स्पीशीज कॉम्पोजिशन। स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होता है? देखो, स्पीशीज कॉम्पोजिशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, उसी को ये हम बोलते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर ये गडिंगलस एरिया है, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ ह्यूमन स्पीशीज देखने मिल रहे हैं या कितने नंबर ऑफ डॉग स्पीशीज देखने मिल रहे हैं, तो दैट इज स्पीशीज कॉम्पोजिशन। स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या है कि एक एरिया में, जैसे कि तुम फॉरेस्ट एरिया जा रहे हो, फॉरेस्ट एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, उसी को तुम क्या बोलते हो? स्पीशीज कॉम्पोजिशन। दूसरा एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? देखो, जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है, मैंने बताई एक एरिया में पर्टिकुलरली इतना इतना स्पीशीज, जैसे मैं डेजर्ट एरिया में जा रही हूँ, डेजर्ट एरिया में मुझे अराउंड 100 प्लांट स्पीशीज देखने मिल रहे हैं। ओके, तो दैट इज स्पीशीज कॉम्पोजिशन। अब मैं बात कर रही हूँ स्ट्रैटिफिकेशन की। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? देखो, स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर। स्ट्रैटा का मतलब ही क्या है बताओ? लेयर। जहाँ पे तुम स्पीशीज को जो है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करके पता लगा रहे हो कि कौन किस लेयर पे प्रेजेंट है। तो तुमने यहाँ पे क्या किया? जैसे कि मेरे पास डेजर्ट एरिया में 100 प्लांट स्पीशीज थे, तो मैंने 100 प्लांट स्पीशीज को वर्टिकली क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। और जैसे ही मैंने वर्टिकल उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अब मैं देख रही हूँ कि कौन किस लेवल पे जो है देखने मिल रहा है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारे को दिया हुआ है फॉरेस्ट। अगर तुम फॉरेस्ट में जाओगे तो फॉरेस्ट में सबसे टॉप लेयर पे तुमको कौन मिलेंगे? ऑब्वियसली ट्रीज। सबसे टॉप लेयर पे कौन रहेगा? ट्रीज रहेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर पे कौन रहेंगे? श्रब्स रहेंगे। एंड देन सबसे बॉटम लेवल पे रहेंगे हर्ब्स एंड ग्रासेस। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? फॉरेस्ट में गई मैं और स्पीशीज को मैंने क्या किया? वर्टिकली जो है अरेंज किया। तो that is stratification. Clear? So what is stratification? Vertical distribution of different species occupying different levels. Okay. Next जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज पॉन्ड इकोसिस्टम का। पॉन्ड ऑब्वियसली एक नेचुरल इकोसिस्टम है और कौन से इकोसिस्टम से बिलोंग करता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम से बिलोंग करता है। अब अगर मैं बात करूँगी पॉन्ड जो है शैलो होता है। शैलो मतलब ज़्यादा गहरा नहीं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ओशंस में डीप वाटर देखने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गहरा पानी होता है। बट अगर मैं पॉन्ड्स की बात करूँगी तो पॉन्ड्स में जो है शैलो वाटर देखने मिलता है। बहुत सिंपल है। अब कोई भी इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम, क्या नेचुरल इकोसिस्टम को चलाने के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं? जैसे कि मुझे पॉन्ड को संभालने के लिए मैं जा रही हूँ, या कोई मुझे रिवर की देखरेख करनी है, तो ऑब्वियस है मैं नहीं जा रही हूँ, खुद का वो खुद कर रहा है, तो इट इज़ सेल्फ सस्टेनेबल, खुद से रन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको जाके उसको चलाना पड़ रहा है। बट अगर मैं बात करूँगी एक्वेरियम की, एक्वेरियम मैनमेड इकोसिस्टम है, ऑब्वियसली उसको मुझे खुद को ही रेगुलेट करना पड़ेगा, खुद को चलाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो पॉन्ड है वो नेचुरल इकोसिस्टम है और नेचुरल इकोसिस्टम कैसा होता है? सेल्फ सस्टेनेबल या फिर सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। अब अगर मैं बात करूँगी पॉन्ड इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम है मतलब इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स भी होने चाहिए एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से अबायोटिक कंपोनेंट्स पॉन्ड में देखने मिलेंगे? वाटर एज वेल एज सॉइल। उसके अलावा वहाँ पे और क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगे? टेम्परेचर रहेगा पर्टिकुलर, जैसे कि सुबह का टाइम है तो टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, देन उसके बाद थोड़ा मिड आफ्टरनून है तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, फिर इवनिंग का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर कंडीशंस है। फिर उसके अलावा डिपेंड कर रहा है कि
डे का लेंथ कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पता है कि विंटर सीजन्स के टाइम पे जो डे लेंथ होता है वो बहुत शॉर्टर होता है, तो उसके वजह से कम सनलाइट देखने मिल जाती है। बट ड्यूरिंग समर सीजन जो डे लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से वहाँ पे सनलाइट का अमाउंट जो है ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट अगेन क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कि कितना अमाउंट में सनलाइट मिल रही है, वो उसी से रिलेटेड है, डे लेंथ से। उसके अलावा अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा आएगा हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स देखने मिलेंगे हमको पॉन्ड इकोसिस्टम में? एक तो ऑटोट्रॉफ्स देखने मिलेंगे, और ये एक्चुअल में कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें ये कंपलसरी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो कोई भी इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, या तो ऑटोट्रॉफ्स होने चाहिए। ऑटोट्रॉफ्स में मेजरली कौन रहेंगे? प्रोड्यूसर्स रहेंगे, ऑब्वियस है। फिर उसके अलावा आएंगे कंज्यूमर्स दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। और नेक्स्ट कौन होने चाहिए? डीकम्पोजर्स होने चाहिए, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है तो उसका डिकम्पोजिशन भी हो सके। तो एक इकोसिस्टम में जो है पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर भी होना चाहिए, नेक्स्ट कंज्यूमर भी होना चाहिए, एज वेल एज जो है डीकम्पोजर भी होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़े कि ये तो रहा हमारा अबायोटिक, ये रहा बायोटिक। बायोटिक में सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोड्यूसर लेवल पे। प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूंगी, हमको पता है प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास ही एबिलिटी है कि वो लोग सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट्स को ही हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर अभी खुद का खाना खुद बना रहा है, तो हेंस दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ्स एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगी तो पॉन्ड में कौन कौन से ऑटोट्रॉफ्स देखने मिलेंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जिसमें एग्जाम्पल आएगा तुम्हारे पास डेस्मिड्स, डायटम्स। नेक्स्ट उसके अलावा कुछ अलगी देखने मिलेगी तुम्हारे को, या फिर कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स, मार्जिनल प्लांट्स जो मार्जिन पे रहेंगे, या कुछ सबमर्ज प्लांट्स जो है देखने मिलेंगे, जो एक्ट करेंगे एज अ प्रोड्यूसर या फिर एक्ट करेंगे एज ए ऑटोट्रॉफ्स। फिर इनके ऊपर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिज्म है दे आर नोन एज कंज्यूमर्स दे आर कंसिडर्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, तो हेंस दे आर नोन एज कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल आएगा जूप्लैंक्टन, जैसे फाइटोप्लैंक्टन को कौन इंटेक कर रहा है? जूप्लैंक्टन। ओके, उसके अलावा कुछ फ्री स्विमिंग छोटे छोटे एनिमल्स तुमको देखने मिलेंगे, या कुछ बॉटम में देखने मिलेंगे। फिर उसके अलावा तुम्हारे पास आएगा डीकम्पोजर्स की अगर मैं बात करूंगी तो डीकम्पोजर्स जैसे कि इनमें कोई भी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है या कोई भी हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट है, दैट इज कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो अगर उनकी डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे चले जाएंगे? एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद उनका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? मेजरली हमको पता है डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? फंगाई दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। उसके अलावा बैक्टीरिया अगेन दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर, दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स, मेजरली दे आर हेटेरोट्रॉफिक। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा तुम्हारे पास फ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमको पता है ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं? जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूंगी प्लांट क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ कर रहा है? एक तो ले रहा है CO2 एज वेल एज ले रहा है वाटर, प्लस उसको लगेगा कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट एज वेल एज सनलाइट। तो ये सब को यूज़ करके वो क्या कर रहा है? उसी इनऑर्गेनिक मैटर दैट इज CO2 और वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ऑर्गेनिक मैटर में, दैट इज क्या बना रहा है? ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। ओके, और ये सब कैसे हो पा रहा है? बाय द हेल्प ऑफ सोलार एनर्जी। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगी हेटेरोट्रॉफ्स की, तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स को खा रहे हैं, है ना। और लास्ट आएगा तुम्हारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, वो ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होने की वजह से उनमें से क्या निकलेंगे? कुछ मिनरल्स निकलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें मिनरलाइजेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, जैसे कि हम बात करेंगे इकोसिस्टम के मेजर फंक्शन यूनिट्स क्या है। सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट है प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब इन सब को जो है हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारे पास प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी है दैट इज अमाउंट ऑफ organic matter या amount of biomass produced by living organism is known as productivity। एक particular organism कितना amount में
फूड प्रोड्यूस कर रहा है या कितने अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को ही हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है इसको डिवाइड किया गया है इनटू टू टाइप्स। सबसे पहला आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या, देखो प्राइमरी इन द केस ऑफ प्लांट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग प्राइमरी ये वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हमको पता है प्रोड्यूसर लेवल पे कौन आता है, प्लांट्स आते हैं सबसे पहले। प्रोड्यूसर लेवल पे कौन आएंगे, प्लांट्स आएंगे, ओके, एंड देन उसके बाद आएंगे कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी ये वर्ड हमेशा हम किसके लिए डिनोट करेंगे, प्लांट्स के लिए, ओके। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, देखो कि जो भी पर्टिकुलर प्लांट है ना, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो है जितना अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय द प्लांट्स इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जब भी तुम किसी का बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर तुमको कैलकुलेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास समझो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है हनी की, तो उसमें मेरे को चेक करना है कितना अमाउंट में क्या बन गया, हनी बन गया। तो मैं कैसे चेक करूँगी, या तो उसका वेट चेक करूँगी, या तो मैं क्या चेक कर रही हूँ, वो मुझे कितना अमाउंट में एनर्जी दे रही है। जैसे कि देखो तुम जब भी कोई एक फूड प्रोडक्ट लेके आते हो बाहर से, तो तुम क्या देख रहे हो, उसके पीछे जो है उसका कंपोजिशन लिखा होता है। उस कंपोजिशन में ये लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है, कितने ग्राम में ऐड किया गया है, और वो हमको कितना अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो अगर हम बात करेंगे जो भी बायोमास है, इस बायोमास को तुम कैसे एक्सप्रेस करते हो इन द टर्म्स ऑफ वेट। ऑब्वियसली जो भी ऑर्गेनिक मैटर है तुम उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो उसका वेट चेक करोगे, या तो क्या करोगे, उसका एनर्जी काउंट चेक करोगे, ओके। अब अगर मैं बात करूंगी ये जो वेट है, वेट या एनर्जी है, वेट कैसे चेक किया जाता है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी कैसे चेक की जाती है, दैट इज किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर। क्लियर, चलो अब अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे, तो ये जो भी प्रोडक्टिविटी है दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको डिवाइड किया गया है इनटू टू पार्ट्स, ओके। एक आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखो जैसे कि प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस करके, टोटल फोटोसिंथेसिस करके वो जितना अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट ने टोटल जितना अमाउंट में फूड या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से उसने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में खुद के लिए यूज़ किया, ऑब्वियसली उसको भी पूरे लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करना है, तो उसको भी तो एनर्जी लगेगी, तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट उसने खुद के लिए यूज़ कर दिया। खुद के लिए यूज़ करने के बाद अब जो बचा है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, द अवेलेबल बायोमास, ओके, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसी के बेसिस पे तुम्हारे को फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, दैट इज जीपीपी माइनस आर। जीपीपी माइनस आर, आर क्या होता है, रेस्पिरेशन लॉस। तो उसमें जो भी बचेगा वो क्या रहेगा, दैट इज एनपीपी। क्लियर है, ओके। अब ये जो भी एनपीपी बचा है ये किसके लिए बचा है, बताओ, कंज्यूमर के लिए बचा है, क्योंकि हमको पता है कंज्यूमर्स जो है, हेट्रोट्रॉप्स जो है, सबका सब कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या तो डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली। तो ये जो भी बायोमास बचता है ये किसके लिए बचता है, बताओ, कंज्यूमर्स के लिए बचता है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखो जैसे कि कंज्यूमर है, हेट्रोट्रॉप्स है, उसने क्या किया, जाके प्रोड्यूसर को खा लिया। प्रोड्यूसर को खाने के बाद अब उसने खुद का अमाउंट, खुद के बॉडी में कुछ अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर वो खुद बना रहा है अपने बॉडी के अंदर, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ओके। अब अगर मैं बात करूंगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर इकोसिस्टम में जो है अलग अलग देखने मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रीज़न है। जैसे कि मैं बात करूँगी एवरी इकोसिस्टम में, जैसे कि हर एरिया, हर डिफरेंट एरिया में जाओगे तो हर डिफरेंट एरिया में तुम्हारे को अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ देखने मिलेंगे। ओके, जैसे कि गडिंगलस एरिया में तुम देख रहे हो तो वहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ तुमको दूसरे देखने मिल रहे हैं। ओके, आजरा जा रहे हो तो आजरा में तुम्हारे को प्लांट स्पीशीज़ जो है दूसरे देखने मिल रहे हैं। तो वही चीज़ है, तुम एवरी जैसे जैसे लोकेशन चेंज कर रहे हो तो प्लांट स्पीशीज़ क्या होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली स्पीशीज़ चेंज होंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि एवरी प्लांट अलग अलग अमाउंट में क्या कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे जैसे स्पीशीज़ बदलेगी, एरिया बदलेगी, वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी चेंज होती जाएगी। उसके अलावा दूसरा है इंपॉर्टेंट, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हर लोकेशन में डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखने मिलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देखोगे गडिंगलस में कुछ अलग टाइप का एनवायरमेंटल कंडीशन है, वही तुम रत्नागिरी जा रहे हो तो वहाँ पे अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे को एग्जांपल दूँगी अल्फांसो मैंगो का। ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है, रत्नागिरी एरिया में। क्यों? जस्ट बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है अल्फांसो मैंगो की रत्नागिरी में देखने मिलती है एज़ कम्पेयर टू गडिंगलस। उसके अलावा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। सॉइल के अंदर कितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है। अगर वो सॉइल जो है उसके पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा तो वो प्लांट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। हर प्लांट की जो है अपनी पर्टिकुलर कैपेसिटी है और उसी कैपेसिटी के बेसिस पे वो क्या करेगा, फूड जो है सिंथेसाइज करेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हर इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वैरी कर रही है। और क्यों वैरी करती है, ड्यू टू दिस रीजंस, जैसे कि हर एरिया में प्लांट स्पीशीज तुमको अलग देखने मिल रहे हैं। उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। थर्ड, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड फोर्थ, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। अब तुम्हारे को एक डेटा दिया हुआ है, ये तुमको याद रखना है कि जैसे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट मतलब जो बच गई है कंज्यूमर के लिए, एनुअल ईयरली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की कितनी है, 170 बिलियन टन्स। ओके, मैं अगर बात करूंगी ये जो भी बायोमास तुम कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे कि तुम अगर उसका वेट चेक कर रहे हो तो वेट में तुम्हारे पास दो वेट देखने मिलेंगे। एक आएगा तुम्हारे पास फ्रेश वेट और एक आएगा तुम्हारे पास ड्राई वेट। जैसे फ्रेश वेट मतलब क्या, जिसमें पानी का कंटेंट रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, दैट इज फ्रेश वेट। और ड्राई वेट मतलब जो एक्चुअल वेट है, एब्सोल्यूट वेट, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम घर में दाल प्रिपेयर कर रहे हो तो दाल में अभी फिलहाल के लिए क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, तो दैट इज फ्रेश वेट। वो जो भी तुम वेट कैलकुलेट करोगे दैट इज फ्रेश वेट। पानी पूरा कंप्लीटली ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद जो एक्चुअल दाल बचेगी उसका जो वेट है ना, दैट इज एब्सोल्यूट वेट नोन एज ड्राई वेट। तो वेट जो है तुम लोग दो वे से मेजर कर सकते हो, एक है फ्रेश वेट और दूसरा आता है दैट इज ड्राई वेट। तो अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एनुअली जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की मिलती है वो कितनी मिलती है, 170 बिलियन टन्स। और ये इन्होंने कौन सा वेट चेक करके पता लगा है, ऑर्गेनिक मैटर का ड्राई वेट चेक करके पता लगा है। अब उन्होंने होल बायोस्फीयर का बताया है 170 बिलियन टन्स। उसमें से उन्होंने क्या बताया कि 70% सरफेस एरिया, दैट इज 70% एरिया कहाँ पे मिला है हमको, दैट इज पानी को मिला है। फिर भी ओशंस के पास से हमको सिर्फ कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, ओनली 55 बिलियन टन्स। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ ओशन से 55 बिलियन टन्स क्यों मिल रही है? अगर हम देखेंगे तो लैंड एरिया हमारे पास बहुत कम प्रेजेंट है, ओके, दैट इज 23%। बाकी तो हमारे पास क्या है, पूरा एक्वाटिक एरिया, दैट इज ओशंस को कंप्लीट, मतलब मेजर एरिया ओशंस के लिए गया हुआ है। फिर भी ओशन से क्यों लेस प्रोडक्टिविटी है बताओ? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने रीजंस पढ़ चुके हैं। मेजर रीजन उसमें से है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओशंस में तुमको उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देखने नहीं मिलेगी। दूसरा रीज़न है कि क्या ओशंस में प्रॉपर सनलाइट पहुँच पाएगी? जैसे डीप ओशंस में अगर तुम जा रहे हो तो अंदर सनलाइट ही नहीं पहुँच पा रही है, तो अगेन उसके वजह से फोटोसिंथेसिस वहाँ पे बहुत कम हो रहा है। दूसरा, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है, ओके, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं होने की वजह से भी क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है। और जो टेरेस्ट्रियल एरिया पे जो प्लांट स्पीशीज़ ग्रो कर रहे हैं वो क्या वो स्पीशीज़ ओशंस में ग्रो करते हैं? ऑब्वियस नहीं। तो अगेन नेक्स्ट रीज़न जिसके वजह से ओशंस में प्रोडक्टिविटी क्या देखने मिल रही है, कम मिल रही है। ओके, अब सनलाइट ही नहीं मिलेगी प्रॉपरली तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी उन प्लांट्स की क्या रहेगी, लो रहेगी। इसीलिए हम बोल रहे कि भले ही
ओशंस को कितना परसेंट एरिया मिल रहा है, 70%, लेकिन फिर भी वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ओनली 55 बिलियन टन्स। ओके, तो पहला फैक्टर हमारा था प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट फैक्टर हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, जहाँ पे जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उस डेड ऑर्गेनिज्म का क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ओके, जैसे कि उसके अंदर जितना भी इनऑर्गेनिक कंटेंट है उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, तो व्हाट इज डीकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय द डिकम्पोजर्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, जैसे कि हमको पता है डिकम्पोजिशन, ये वर्ड हम लोग बहुत पहले से फैमिलियर है इस वर्ड से। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी डिकम्पोजर्स है वो क्या करेंगे, जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है उनको डिकम्पोज करेंगे और उसमें से जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करवा देंगे इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ऑब्वियस है डिकम्पोजिशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है, डेड ऑर्गेनिज्म का डेड मैटर को हम बोलते हैं डेट्रिटस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे डेड प्लांट रिमेन्स तुमको देखने मिल रहे हैं, लीव्स है, बार्क, फ्लावर्स, तो ये सब क्या है, डेड रिमेन्स है। एक बार ऑब्वियसली प्लांट झाड़ पे से अगर वो गिर रहा है तो वो डेड हो जा रहा है पत्ता, तो जो भी डेड रिमेन्स है या फिर जो डेड मैटर है उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। उसके अलावा डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एक है, दैट इज लिविंग मैटर। लिविंग मैटर का भी कोई कंटेंट जो है डिकम्पोज हो रहा है, वो होता है फीकल मैटर। जो भी फीसिस हम रिलीज करते हैं उसका भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। ओके, तो जो भी डेड मैटर है जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है उस पार्ट को क्या बोलेंगे, डेट्रिटस। और जो डिकम्पोजिशन करने वाला है, दैट इज जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, उनको बोला जाता है डेट्रिटिवोर्स। तो जो डेड मैटर है उसको बोला जाता है डेट्रिटस और जो इसका डिकम्पोजिशन करेंगे उनको बोला जाएगा डेट्रिटिवोर्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जो सब स्टेप्स है ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज़ पहली हो रही है वो चीज़ दूसरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। ये सब पांचों भी स्टेप्स जो है साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप बताया हुआ है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है किसकी वजह से हो रहा है बताओ, डेट्रिटिवोर्स की वजह से होता है। डेट्रिटिवोर्स में एग्जाम्पल तुम्हारे को यहाँ पे दिया हुआ है अर्थवर्म। ओके, ये क्या करता है, जो भी डेट्रिटस है, डेट्रिटस मतलब भी डेड रिमेन्स, इसी डेट्रिटस को ब्रेक कर रहा है इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। ओके, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बताओ, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो भी डेट्रिटस है उस डेट्रिटस को ब्रेक किया जा रहा है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब ये होता है टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करना। अब नेक्स्ट स्टेप आएगी, दैट इज मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट स्टेप आएगी कैटाबॉलिज्म, क्योंकि पहला होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, देखो जो भी पर्टिकुलरली डेट्रिटस है, जो भी फ्रैगमेंटेशन में क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। अब इसी छोटे छोटे पार्टिकल्स का और ज़्यादा क्या हो जाएगा डिग्रेडेशन हो जाएगा, और डिग्रेड होने के बाद तुम्हारे पास बनेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये जो कैटाबॉलिज्म होगा ये किससे होगा, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो पहला स्टेप था तुम्हारे पास फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा तुम्हारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, जो भी ये छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स जो बने हैं ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन, उसी पार्टिकल्स का और ज़्यादा ब्रेकडाउन चल रहा है और उससे क्या बन रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये सब कैसे हो पा रहा है, ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, देखो ना हमने कैटाबॉलिज्म में क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म किए। अब ये जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे। जो भी वाटर सॉल्युबल रहेंगे, है ना, जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो सॉइल के अंदर जो है प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। उसी स्टेप को बोला जाता है लीचिंग। तो थर्ड स्टेप कौन सी आएगी बताओ, लीचिंग। लीचिंग में क्या हो रहा है, जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे जा रहे हैं सॉइल के अंदर और प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। बट अगर मैं बात करूं कि ये तीनों स्टेप्स ऐसा बताया गया है कि साइमल्टेनियसली चलता है। देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों के तीनों स्टेप्स साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि ये पहला हो रहा है ये दूसरा हो रहा है।
ओके जैसे ही लीचिंग हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिर्फ इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नीचे सॉइल के अंदर चले गए थे, बाकी तो कंटेंट ऊपर सॉइल के ऊपर बच गया था, वही जो अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा और उसके वजह से एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, इसी को ही हम बोलते हैं ह्यूमस। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा तुम्हारे पास ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या हो रहा है, जो भी डार्क कलर्ड जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो जो भी डेड मैटर है उसका पर्टिकुलरली डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस सॉइल के ऊपर रह जाएगा, जिसको बोला जाता है ह्यूमस। ये जो ह्यूमस है बहुत ज़्यादा स्लोली डिकम्पोज होता है। अब जो ह्यूमस बना है ना, ये बहुत टाइम लगाएगा डिकम्पोजिशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमस है ये रेजिस्टेंट है टू माइक्रोब्स। ओके अब ये ह्यूमस है क्या, ये ह्यूमस नथिंग बट, ये इसका कंपोजिशन याद रखना है। ह्यूमस क्या है, एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस है जो कैसा नेचर में बताओ, कोलॉइडल इन नेचर, और इस ह्यूमस के अंदर बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इट सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके ह्यूमिफिकेशन के बाद अब क्या होगा, ये ह्यूमस का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन होगा, बहुत स्लो रेट में डिग्रेडेशन होगा। और किसकी वजह से होगा डिग्रेडेशन, ड्यू टू माइक्रोब्स। एक बार डिग्रेडेशन हो गया तो उसके अंदर से जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो सब कहाँ पे आ जाएंगे बताओ, सॉइल के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही सॉइल के अंदर आ जाएंगे वहाँ पे अब न्यू प्लांट की ग्रोथ होगी, और वो न्यू प्लांट क्या करेंगे, उसी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर देंगे। तो लास्ट स्टेप आएगा मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या हो गया, जो ह्यूमस है उस ह्यूमस का डिकम्पोजिशन हुआ और उसमें से क्या निकल रहे, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स निकले, तो हेंस उस स्टेप को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ओके यहाँ पे देखो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे कि ट्री पे से क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। ये जो भी पत्ता गिरा, इस पत्ते का सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो ये स्टेप थी फ्रेगमेंटेशन वाली। ओके ये देखो ये स्टेप है फ्रेगमेंटेशन वाली। जैसे ही फ्रेगमेंटेशन हुआ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा बताओ, कैटाबॉलिज्म। ये देखो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म वाला पार्ट बताया हुआ है, या तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है या तो फिर क्या हो रहा है, लीचिंग हो रहा है। देखो सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, या फिर यहाँ पे बोला गया कि बैक्टीरिया और फंगा इनका क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म करवाएंगे। एंड देन बाद में क्या होगा, दैट इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इधर के स्टेप में जैसे ही मिनरल्स बने, ये मिनरल्स कहाँ पे आ गए, सॉइल में आ गए। तो देखो सॉइल कैसी हो गई, ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो गई। अब इसी सॉइल के ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, वही प्लांट इस न्यूट्रिएंट्स को फिर से यूज कर लेगा। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी इकोसिस्टम है, हर इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम। एक्सेप्शन है दैट इज तुम्हारा डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं रही है। डीप सी तुम जाओ तो वहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुँचेगी, तो ऑब्वियस है वहाँ पे एनर्जी सोर्स जो है सनलाइट नहीं रहेगी। फिर वो लोग कौन सा एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे दे यूज़ केमिकल्स का यूज़ करके वो लोग फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो हेंस दे आर कंसिडर्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये केमिकल्स का यूज़ करके जो है एनर्जी बना रहे हैं। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब का सब एनर्जी के लिए किसको यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बात करूँगी जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, प्लांट्स या प्रोड्यूसर, उन्होंने ही सनलाइट यूज़ की और फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस किया। अब जो भी फूड प्रोड्यूस किया वो फूड कौन यूज़ कर रहा है, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब प्लांट को भी वो फूड कहाँ से मिला है, ड्यू टू सनलाइट। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा, और अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाई तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे ही भूखा रह जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितने भी इकोसिस्टम है वहाँ पे एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, सनलाइट की वजह से आती है। अब क्या जितनी सनलाइट गिरती है हर एक सनलाइट जो है यूज़ हो रही है, हर एक सनलाइट जो है जितनी वेवलेंथ वाली लाइट आ रही है सनलाइट से, क्या हर एक लाइट जो है अवेलेबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो नो, सिर्फ लेस देन 50% लाइट जो है अवेलेबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसका वेवलेंथ कितना होता है 400 to 700 नैनोमीटर जो है उसका वेवलेंथ होता है। तो पर्टिकुलरली जितनी सनलाइट आती है उसमें से सिर्फ लेस देन 50% जो है सनलाइट अवेलेबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसका वेवलेंथ होता है 400 to 700 नैनोमीटर। अब लेस देन 50% सनलाइट आ रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन उसमें से प्लांट कितना यूज़ कर रहा है, प्लांट यूज़ करता है ओनली 2 to 10%।
सिर्फ 2 to 10% जो है सनलाइट प्लांट जो है सनलाइट यूज़ कर रहा है और उसके हेल्प से क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो देखो ये सिर्फ इतनी सी, ये जो 2 to 10% जो एनर्जी है यही पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड को चला रही है। ओके, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो इकोसिस्टम है किसको फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी फॉलो कर रहा है एज वेल एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी फॉलो कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट लॉ क्या बताया गया है कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर में। तो वही लॉ है, जैसे सनलाइट से जो एनर्जी आई उस एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया इनटू केमिकल एनर्जी। उसके अलावा ये दूसरा लॉ भी जो है फॉलो करता है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, दैट इज स्टेट ऑफ एंट्रोपी, कि उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर तुमको बनाना है तो कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए तुमको कॉन्स्टेंटली जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लेवल पे आता है तुम्हारे पास प्रोड्यूसर लेवल। एनर्जी फ्लो हम पढ़ रहे हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है। कैसे जा रही है? सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आई? सनलाइट से आई। सनलाइट से किसके पास आई? प्लांट के पास आई, दैट इज प्रोड्यूसर के पास आई। प्रोड्यूसर से किसके पास जाएगी? कंज्यूमर के पास जाएगी। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे बताओ? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स आर नथिंग बट ऑटोट्रॉप्स। अब ये जो प्रोड्यूसर है इनके पास ये एबिलिटी है फूड सिंथेसाइज करने की। जैसे कि अगर मैं बात करूँगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर मैं देखूंगी तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, अलगी एंड हायर प्लांट्स। ओके, तो ये जो भी प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर क्या करेगा? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट ने क्या किया? सनलाइट से जो भी एनर्जी आई उस एनर्जी को ट्रैप किया और फूड बनाया। अब यही फूड वो क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करवाएगा टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को ट्रांसफॉर्म करवाएगा, या तो इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो जो भी एनर्जी आ रही है वो एनर्जी या तो वो कंज्यूमर को पास कर रहा है या तो उस ऑर्गेनिज्म की खुद की जो है डेथ हो जाती है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। जैसे कि हम बात करेंगे डायरेक्टली इन द सेंस जो वेजिटेरियन लोग हैं वो डायरेक्टली प्लांट इंटेक कर रहे हैं, तो दैट इज डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली मतलब जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं जो यूजुअली दे आर कार्निवोरस। तो ऑब्वियसली वो जो कार्निवोरस थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? अगेन खाने के लिए प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, तो दैट इज इनडायरेक्टली। तो जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कंज्यूमर में भी सबसे पहला कंज्यूमर जो आएगा वो आएगा हर्बीवोर, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। जैसे कि ये प्लांट ग्रास है, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। इस ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर पहला कंज्यूमर हुआ, तो हेंस इट इज नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर ये किसको खा रहा है? ग्रास को खा रहा है, तो हेंस इट इज नोन एज हर्बीवोर। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल आएंगे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, मॉल्यूस्क। ओके, अब ये जो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। तो फ्रॉग जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, लेकिन इस फ्रॉग ने किसको खाया? एक एनिमल को खाया है, तो इट इज कंसिडर्ड एज कार्निवोर। ओके, तो ये जो है फ्रॉग जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो किसके ऊपर फीड कर रहा है? किसके ऊपर फीड कर रहा है? ग्रास हॉपर पे फीड कर रहा है। ग्रास हॉपर क्या था? हर्बीवोर था। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है किसके ऊपर फीड करता है? हर्बीवोर पे फीड करता है। ओके, और उसी को ही हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? प्राइमरी कार्निवोर। अब उसने कोई दूसरे एनिमल को खाया, इंटेक किया है, तो हेंस इसीलिए उसको हम बोलते हैं कार्निवोर। कार्निवोर मतलब जो एनिमल ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। तो ये जो फ्रॉग है ये किसके ऊपर फीड कर रहा है? ग्रास हॉपर पे फीड कर रहा है, एनिमल पे फीड कर रहा है, तो हेंस उसको हम बोलते हैं कार्निवोर। और ये सबसे पहला कार्निवोर था, इसीलिए इसको नाम दिया है प्राइमरी कार्निवोर्स। एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग, फॉक्स, मैन एट्सेट्रा। उसके अलावा ये जो है अब फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो स्नेक जो है तीसरा कंज्यूमर है, तो हेंस इसीलिए इसको बोला जाता है टर्शरी कंज्यूमर। और ऑब्वियसली ये भी किसको खा रहा है? कार्निवोर को खा रहा है। तो ये क्या हुआ? पहले तो ये खा रहा था फिर ये खा रहा है, तो हेंस इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर। तो सेकेंडरी कार्निवोर किसके ऊपर फीड करता है? प्राइमरी कार्निवोर पे फीड करता है। एग्जाम्पल आएगा तुम्हारे पास टाइगर एंड लायन। तो देखो यही है तुम्हारी फूड चेन। आगे हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में।
ओके तो ये जो चेन चल रही है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके तो ये जो साइकिल फॉलो हो रही है इसी को ही हम क्या बोलते हैं बता, फूड चेन। जैसे कि हमने पढ़े अभी कि ग्रास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, इस ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर था, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, ईगल, है ना, या फिर हॉक, बट इसको कोई नहीं खाएगा, ये टॉप कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर बोलो, है ना, या फिर फाइनल कंज्यूमर बोलो, इसको कोई नहीं खाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और डेथ होने के बाद इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ये जो चली है ये क्या है, तुम्हारी फूड चेन है, बट यहाँ पे इसकी क्या हो गई बताओ, डेथ हुई, है ना, अब इसकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ से दूसरी फूड चेन चलती है और उस फूड चेन को हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो ये जो चलिए ये है तुम्हारी फूड चेन। उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, डेथ होने के बाद डिकम्पोजर्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे, तो अब यहाँ से दूसरी फूड चेन चलेगी विच इज नोन एज डेट्रिटस फूड चेन। तो उसी के बेसिस पे तुम्हारे को दो फूड चेन के टाइप्स बताए हुए, एक ग्रेजिंग और एक आता है डेट्रिटस, ये सब ग्रेजिंग वाले हैं, और इधर से जो शुरू होगी इसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रेजिंग फूड चेन की। ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि फॉर एग्जाम्पल ग्रास जो है, ग्रास क्या है, प्लांट है, तो ऑब्वियसली प्लांट क्या रहेंगे, प्रोड्यूसर रहेंगे। अब इस ग्रास को कौन खाएगा, गोट समझो खा रहा है, तो इट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये गोट क्या खा रहा है, प्लांट खा रहा है ना, तो इट इज हर्बीवोर, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ, हर्बीवोर हुआ। अब इस गोट को कौन खा रहा है, मैन खा रहा है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, ये एनिमल को खा रहा है, तो हेंस इट इज प्राइमरी कार्निवोर। अब मैन को कोई नहीं खाएगा, मैन की क्या हो जाएगी, डेथ, डेथ होने के बाद फिर कौन सी फूड चेन चालू हो जाएगी, डेट्रिटस फूड चेन चालू हो जाएगी। देखो डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन। ओके जैसे कि देखो यहाँ पे तुम्हारे को एग्जांपल दिया हुआ, डेड लीव्स है, लीव्स जैसे कि प्लांट पे से गिर गए तो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो गई। जैसे ही डेथ हुई अब ये लीव्स को कौन खा रहा है, ये वुड लॉस खा रहा है, फिर उसके बाद इसको कौन खा रहा है, ब्लैक बर्ड खा रहा है। तो देखो ना यहाँ से दूसरी फूड चेन चालू होती है जिसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फूड चेन में दो टाइप्स है, एक है ग्रेजिंग और एक आता है डेट्रिटस। जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई डेट्रिटस फूड चेन जो है चालू हो जाता है। ओके ऑलरेडी डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़े कि डेट्रिटस क्या है बताओ, डेट्रिटस इज नथिंग बट डेड मैटर, और इस डेड मैटर को कौन खाता है, डिकम्पोजर्स खाते हैं। डिकम्पोजर्स दे आर सैप्रोफाइट्स इन नेचर, जैसे कि एग्जांपल आएगा फंगा एंड बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे, डेट्रिटस को ब्रेक करेंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर ताकि उनको क्या मिल सके, एनर्जी और न्यूट्रिएंट मिल सके, है ना। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिकम्पोजिशन वाले पॉइंट में। अब अगर हम बात करेंगे, हमने देखे कि हमारे पास दो टाइप का इकोसिस्टम है, एक आएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम और दूसरा आएगा तुम्हारे पास डेट्रिटस इकोसिस्टम। अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में तुम्हारे पास जो ग्रेजिंग फूड चेन है, एक्वाटिक में अगर तुम जाओगे तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजरली कौन सा फूड चेन चलेगा, ग्रेजिंग फूड चेन चलेगा। बट वही अगर तुम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाओगे तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्रिटस फूड चेन जो है ज़्यादा यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि देखो ना, मैंने तुम्हारे को डिकम्पोजिशन वाले पॉइंट में बताई थी कि मिनरलाइजेशन हुआ, पर्टिकुलर मिनरलाइजेशन होने के बाद क्या हो गए, मिनरल्स रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे, सॉइल के ऊपर। जैसे ही सॉइल के ऊपर मिनरल्स रिलीज हुए अब वहाँ पे कौन ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करेगा। प्लांट क्या एक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल में जाएंगे तो टेरेस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा मच अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में फ्लो हो रही है, डेट्रिटस में फ्लो होती है एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। बट अगर तुम एक्वाटिक इकोसिस्टम में जा रहे हो, ये याद रखना है तुमको, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन जो है मेजर एक्ट कर रही है एज अ एनर्जी फ्लो। ओके अब उन्होंने क्या बताया कि जो भी ये ग्रेजिंग फूड चेन है और डेट्रिटस फूड चेन है ये कभी ना कभी आपस में कनेक्टेड हो सकती है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये जो ब्लैक बर्ड है, ये ब्लैक बर्ड है, ज़रूरी है कि ये इसी को खा रहा है, ये कोई और को भी खा सकता है, ग्रेजिंग फूड चेन वाले को भी कोई, जैसे कैटरपिलर खा सकता है ना। तो देखो ना ये जो है ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी डेट्रिटस वाले को, डिकम्पोजर को ही खा रहा है, ये इसको भी तो खा रहा है ना। तो उसी बेसिस पे उन्होंने बोला है कि जो ग्रेजिंग और डेट्रिटस है ये दोनों फूड चेन आपस में जो है
कनेक्टेड है कहीं ना कहीं लेवल्स पे। जैसे कि देखो उन्होंने बोला है कि सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन के कुछ ऑर्गेनिज्म किसके लिए प्रे हो सकते हैं, जीएफसी एनिमल्स के लिए प्रे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है तुम्हारे पास थ्रश, ये थ्रश जो है ये इस वुड लॉस को खा सकता है कि नहीं। तो ये था जीएफसी वाला, बट ये जीएफसी वाला किसको खा रहा है, डीएफसी वाले डिकम्पोजर को खा रहा है। तो ऑब्वियसली उन्होंने उसी के बेसिस पे ये स्टेटमेंट रखा है कि उन्होंने क्या बोला है कि कुछ ऑर्गेनिज्म डीएफसी के जो है प्रे हो सकते हैं किसके लिए, जीएफसी के। जैसे कि एग्जांपल कॉकरोचेस, क्राउज, ह्यूमंस एक्सेट्रा, दे आर ओमनीवोरस। ये हर्बीवोरस, मतलब ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है कि ये लोग हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खा रहे हैं एज वेल एज कार्निवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं। अब ये जो है इतना ज़्यादा फूड चेन का जो इंटरकनेक्शन बना है उसी को ही हम बोलते हैं फूड वेब। तो व्हाट इज फूड वेब, इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। जैसे कि यहाँ पे देखो तुम्हारे को बताया गया है कि पर्टिकुलरली अगर तुम देखोगे तो क्या फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर को खाता है क्या, जैसे कि हमने पढ़े कि ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खा रहा है। तो क्या सिर्फ फ्रॉग ग्रास हॉपर ही खा रहा है, बाकी दूसरी कुछ चीज़ नहीं खाता है, ऐसा नहीं है। फ्रॉग की अगर हम बात करेंगे तो देखो ना, इससे पहले हमने क्या पढ़े कि फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, बट ऐसा नहीं है। फ्रॉग खाली इसी ग्रास हॉपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो और भी चीज़ें जो है इनटेक कर सकता है ना। तो यही जो है फूड वेब है। नेक्स्ट क्या बोला गया, इस फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, ये जैसे कि ये एक फूड चेन है, इस फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ये हर पर्टिकुलर एक लेवल पे आते हैं। जैसे कि प्लांट कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले लेवल पे आ रहा है, प्रोड्यूसर लेवल पे आ रहा है, फिर ग्रास हॉपर हर्बीवोर है, सेकेंड लेवल पे आ रहा है, फिर फ्रॉग जो है प्राइमरी कार्निवोर है जो थर्ड लेवल पे आता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन में प्रेजेंट है उनको क्या किया गया, पर्टिकुलर एक लेवल पे रखा गया, उसी को ही हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो उसी के बेसिस पे तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में क्या बोला गया है, देखो अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज नोन एज देयर ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स कौन से लेवल पे आएंगे, फर्स्ट लेवल पे आएंगे, ओके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। तो देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल कौन आएगा, प्लांट्स। एक्वेटिक में जाओगे तो तुम्हारे पास क्या देखने मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन। फिर उसके अलावा ग्रासेस है, टेरेस्टेरियल में आओगे तो ट्रीज है ना। उसके अलावा इसी प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, कंज्यूमर में भी कौन सा वाला, पहला हर्बीवोर है ना। तो हर्बीवोर कौन सा लेवल पे आएगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। फिर कार्निवोर कौन से लेवल पे आएगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। फिर जो टॉप कार्निवोर है वो कहाँ पे आएगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। तो फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमने क्या किया, पर्टिकुलर एक लेवल पे रखा है, उसी को ही हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ओके जैसे कि हमको पता है प्लांट्स प्रोड्यूसर लेवल पे है, हर्बीवोर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है, कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे और टॉप कार्निवोर जो है फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे देखने मिलेंगे। तो ये जो एनर्जी है ये कैसे फ्लो करती है, थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जैसे सनलाइट से जो भी एनर्जी, इसी को हम बोल रहे हैं एनर्जी फ्लो। सनलाइट से जो भी एनर्जी आई उस एनर्जी को सबसे पहले किसने यूज़ किया, प्रोड्यूसर ने यूज़ किया। प्रोड्यूसर ने वो एनर्जी किसको पास की, हर्बीवोर को पास की। हर्बीवोर से एनर्जी किस में गई, कार्निवोर में गई। कार्निवोर से किस में गई, टॉप कार्निवोर में गई। अब इस टॉप कार्निवोर की क्या हो गई बताओ, डेथ है ना। ऑब्वियस है, इसको कोई नहीं खाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। जब जैसे ही डेथ हुई तो इसके अंदर की जो भी एनर्जी है वो किस में गई, डिकम्पोजर्स के पास गई, है ना। अब डिकम्पोजर्स की अगर डेथ हुई तो डेथ होने के बाद क्या ये एनर्जी वापस सनलाइट के पास जाएगी, तो नहीं, ये एनर्जी सनलाइट के पास नहीं जा रही है, ये एज इट इज़ हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रही है। ओके तो जो भी एनर्जी आ रही है वो सिर्फ फ्लो हो रही है, वापस वो सनलाइट के पास नहीं जा रही है। इसीलिए इसको हम साइकिल नहीं कंसिडर करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, फ्लो बोला जाता है। क्योंकि जो भी एनर्जी आ रही है वो वापस रिटर्न होके नहीं जा रही है, तो हेंस इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। ओके अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, एनर्जी भी जो है रिड्यूस होती जा रही है। जैसे कि सनलाइट से आ रही है समझो 1000% एनर्जी, तो क्या प्लांट कंप्लीट उस एनर्जी को यूज़ कर रहा है, ऑब्वियस नहीं। उसमें से प्लांट कितना यूज़ कर रहा है, लेस देन 50% यूज़ कर रहा है। लेस देन 50% यूज़ किया और उसी से उसने फूड बना दिया। अब क्या उसने पूरा जितना फूड बनाया सब पूरा कंज्यूमर को दिया, ऑब्वियसली नहीं,
खुद के लिए कुछ रहेगा रखेगा। तो एवरी टाइम जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। ओके तो पर्टिकुलर जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ पास करते हो कितना परसेंट एनर्जी पास करता है, ओनली 10% एनर्जी पास करता है, बाकी 90% जितनी भी एनर्जी है वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है। तो देखो उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। ओके जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो वो एनर्जी किसको चली जाएगी बताओ, डीकम्पोजर्स के लिए चली जाएगी। ओके अब देखो मैंने तुम्हारे को बताई कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, सनलाइट के पास। सनलाइट के बाद किसके पास रहेगी, प्रोड्यूसर, उसके बाद कम इसके पास। तो एवरी टाइम जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी काउंट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ओके तो मुझे बताओ सबसे कम अमाउंट में एनर्जी किसके पास रहेगी, यहाँ पे इस अगर लाइन पे देखोगे तो टॉप कार्निवोर के पास, और सबसे ज़्यादा किसके पास रहेगी, सनलाइट के पास। अगर सिर्फ यहाँ पे हम फूड चेन में देख रहे हो तो सिर्फ किसके पास रहेगी, प्रोड्यूसर के पास रहेगी। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि organism at each trophic level depends on those at lower trophic level for energy। अब नेक्स्ट आगे तुम्हारे को दो कॉन्सेप्ट दिए गए, एक है स्टैंडिंग क्रॉप और दूसरा आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, देखो क्रॉप से याद रखो हमेशा लिविंग मैटर की बात हो रही है। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना अमाउंट में लिविंग मैटर प्रेजेंट है, उसी को ही हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे, अगर तुम प्रोड्यूसर लेवल पे जाओगे तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितना अमाउंट में लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये प्रोड्यूसर लेवल पे बात हो रही है कि कितना अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है पर यूनिट टाइम, तो उसको ही बोला जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अ ट्रॉफिक लेवल। ओके दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। तो दो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे, एक है स्टैंडिंग स्टेट और दूसरा आता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टेट मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कितना अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में एट गिवन टाइम, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। और स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन एन ट्रॉफिक लेवल एट गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। अब तुम लोग लिविंग मटेरियल का अमाउंट चेक कर रहे हो तो तुम कैसे मेजर कर सकते हो, दो वे से मेजर करोगे। एक तो या तो तुम उसका एक्चुअल मास चेक करोगे, दैट इज बायोमास चेक करोगे, या तो तुम उसका नंबर काउंट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका नंबर काउंट कर रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ ये जो है वुड प्रेजेंट है। ओके या तो मैं क्या करूँगी, इनका वेट चेक करूँगी। ओके अब वेट भी अगर मैं चेक कर रही हूँ, या तो उनका बायोमास अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मैं या तो उनका फ्रेश वेट ले सकती हूँ या ड्राई वेट ले सकती हूँ। ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, ड्राई वेट रहेगा, क्योंकि ये जो है उसका एग्जैक्ट मास है, इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर कंटेंट वगैरह था सब जो है चला गया। अब ये जो है एग्जैक्ट मास है बॉडी का जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मुझे अगर वेट लेना है तो मैं या तो उसका फ्रेश वेट ले सकती हूँ या ड्राई वेट, बट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा रहेगा, ड्राई वेट रहेगा। अब नेक्स्ट तुम्हारे को एक लॉ दिया गया है दैट इज 10% लॉ। ये लॉ देने वाले साइंटिस्ट थे तुम्हारे लिंडमैन। ये लॉ में क्या बताया गया है कि जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर में। जैसे कि तुम यहाँ पे देखोगे सनलाइट से जो भी एनर्जी आई है ना, उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी किसको मिली है, प्रोड्यूसर को मिली है। फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को सिर्फ 10% मिली है। जैसे कि यहाँ से सनलाइट से आई है समझो 10,000 जूल एनर्जी, तो प्रोड्यूसर को है ना, सनलाइट से कितनी एनर्जी आई, 10,000 जूल अगर एनर्जी आई है तो प्रोड्यूसर को कितनी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 1,000 जूल एनर्जी मिलेगी। बाकी की जो 9,000 जूल है वो सनलाइट के पास ही रह जाएगी। ओके अब प्रोड्यूसर के पास कितनी आई, 1,000 जूल। अब इसमें से प्रोड्यूसर किसको पास कर रहा है, हर्बीवोर को पास कर रहा है। कितनी पास करेगा, ओके सिर्फ 100 जूल, बाकी 900 जूल वो खुद को यूज़ करने रख देगा। ओके अब हर्बीवोर से यही एनर्जी किस में जाने वाली है, कंज्यूमर में जाने वाली। तो एवरी टाइम सिर्फ क्या हो रहा है, 10% एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये जो पॉइंट है ये अगेन सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है देखने मिलते हैं। इसके आगे का जो भी पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।